सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट 21 को डिस्कस कर रहे हैं। एक चित्र आएगा, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा आज की आपकी वर्कशीट किस बारे में है। मैंने एक प्रेस दिखाई है, एक हीटर दिखाया है, इलेक्ट्रिक केटल और हेयर ड्रायर। सभी के अंदर जो है हम ऊष्मा की बात कर रहे हैं, हीट की बात कर रहे हैं। तो आज की वर्कशीट आपकी इसी के बारे में है कि किस तरह से विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे दैनिक जीवन में। तो आइए शुरू करते हैं वर्कशीट को। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत का तापीय प्रभाव। जब विद्युत का तापीय प्रभाव बोला जाता है तो इसको बड़े अच्छी तरह से समझना कि हम विद्युत के तापीय प्रभाव के बारे में क्या बात कर रहे हैं। किसी भी विद्युत परिपथ में विशुद्ध रूप से प्रतिरोध है, विशुद्ध रूप मतलब जब उसमें प्रतिरोध की मात्रा अधिक है तो जो स्रोत से ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा में क्षयित हो जाती है। मतलब हम जो है आप एनर्जी जो भेज रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो ऊष्मा रूप में चली जाती है और इसी को विद्युत का तापीय प्रभाव कहा जाता है। जैसे कि मान लिया जाए कि एक प्रतिरोध R है और उसमें जो है I विद्युत धारा प्रभावित हो रही है, ठीक है, और वो दो सिरों के बीच में विभवांतर जो है V है। तो इसमें समय t में कितना आवेश Q जो है गया है, तो Q आवेश विभवांतर V से प्रभावित होने में किया गया कार्य VQ कहलाएगा। अंत स्रोत के समय में T में VQ ऊर्जा आपूर्ति करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो स्रोत द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति कितनी होगी, पावर कितनी होगी, वो हम इससे निकाल सकते हैं। P = V × Q और लिया गया समय क्या है, T। तो Q/T आ गया हमारा ये फॉर्मूला। तो Q/T आपने पढ़ा था I = Q/T। तो हमने I जो है यहाँ पे Q/T की जगह रख दिया, तो हमारा फॉर्मूला बन गया ये। तो ये फॉर्मूला हमारा P = VI हमें अब इस्तेमाल करना है। अब इसी अर्थात T समय में स्रोत द्वारा परिपथ को प्रदान की गई ऊर्जा, अगर हमें ऊर्जा निकालनी है तो हमारा फॉर्मूला बन गया E = P × T। अब यहाँ पे जो आप देखोगे P = VI था, फॉर्मूला ये था। अगर हम इसको यहाँ पे रख दें तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E = VIT, ठीक है। उत्पादित ऊष्मा में अगर हम माने तो ऊर्जा और ऊष्मा बराबर है, E = H। तो हमने E की जगह अगर H लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा नया फॉर्मूला बन गया H = I² RT। इसमें हमने क्या किया, V की जगह IR को लिख दिया। तो ओम नियम के अनुसार जो है ये जूल में तापीय प्रभाव को कहते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं तापीय प्रभाव क्या होता है, जूल का तापमान जो है। अब इसके अंदर आप देखोगे कि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था I² RT, उसी को ध्यान में रखना है। आप देखो कि विद्युत धारा किसके अनुपाती है, I², ठीक है। किसके अनुपाती है, प्रतिरोध। किसके जो है ऊष्मा, सॉरी, उसके बाद समय। तो ये तीनों के अनुपाती है। मतलब अगर ये तीनों चीज़ें बढ़ती हैं तो ऊष्मा या ऊर्जा जो है वो भी बढ़ेगी। ये आपको ध्यान में रखना है इस फॉर्मूले के हिसाब से कि अगर आप विद्युत धारा बढ़ाते हो, प्रतिरोध बढ़ाते हो, या इसके अंदर दिए गए समय से ज़्यादा समय या कोई भी ज़्यादा समय तक, एक तार है उसके अंदर आप पहले 10 मिनट करंट भेज रहे हो, उसके बाद 20 मिनट भेजा या 25 मिनट भेजा, तो आप उस तार को टच करके देखोगे जितने अधिक समय तक करंट उसमें गया उतना ही तार आपको अधिक गर्म लगेगा। अगला है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति जो है, ऊर्जा के उपमुक्त होने की दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है। तो इसमें हमने ये फॉर्मूला भी पीछे निकाला था, P = VI। इसमें हम इसको I² R भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्यों, कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है V = IR होता है। तो V की जगह IR लिखेंगे तो I² R बन गया। उसके बाद अगर आप इसके अंदर जो है बदलाव करना चाहो I की जगह, तो I = V/R होता है। तो अगर हम इसमें I की जगह लिखेंगे तो V/R लिखेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपके 3 फॉर्मूला बन गए। जो शक्ति का मात्रक होता है वो होता है वाट, W, ठीक है। और 1 वाट = 1 वोल्ट × 1 एम्पेयर। मतलब आपका विभवांतर और आपका करंट, विद्युत धारा, उसके बराबर होता है। और 1 किलोवाट घंटा के अंदर 3.6 10⁶ जूल होता है। अब ये 1 किलोवाट घंटा क्या होता है, इसको हमें समझना है। तो उसके लिए ध्यान रखना कि 1
किलोवाट पर आवर। ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपको जो है इस तरह से किलोवाट और आवर में निकालना होगा, ऊर्जा निकालनी पड़ेगी, तो उनको सभी को या तो किलोवाट में है तो किलोवाट में बदलना है, और टाइम जो है अगर आपको मिनट में दे रखा है तो उसको घंटे में बदलना है। जैसे 1 किलोवाट का मतलब कितना हो गया, 1000 वाट, और समय घंटे का मतलब 60 इंटू 60। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, तो 1 kWh इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। कई बार प्रश्न आ जाता है कि जूल में निकालनी है हमें, तो आपका जो किलोवाट में जो उत्तर आएगा, सपोज मेरा किलोवाट में 5 उत्तर आया, तो मैं उसको 5 इंटू 3.6 10⁶ से कर दूंगा, तो जो मेरा उत्तर किलोवाट आवर में आया था वो किस में हो जाएगा अब, जूल में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आपको। अब एक उदाहरण लिया गया है कि कोई बल्ब 220 वोल्ट का है और विद्युत उस बल्ब के अंदर 220 वोल्ट आ रही है और विद्युत जनरेट, यदि बल्ब में 0.5 एम्पेयर विद्युत धारा है तो आपको पावर बतानी है। तो हमने सीधा सीधा P = VI से किया, तो आपको 110 वोल्ट उसकी पावर मिल गई। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखते हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या क्या है। तो तापमान प्रभाव की बात करें तो विद्युत धारा हीटर के अंदर, इस्त्री, बल्ब, जितने भी आपकी गर्म करने वाली चीज़ें सब में इस्तेमाल हो रहा है। बल्ब के अंदर आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो है उसके अंदर जो उसका फिलामेंट होता है वो गर्म हो जाता है, तो विद्युत का तंतु जो है फिलामेंट किससे बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। यह उच्च तापमान पर उपचारित नहीं होता है। उपचारित का मतलब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसका गलनांक जो है बहुत अधिक होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस। और बल्ब के अंदर का जो खाली हिस्सा होता है उसके अंदर जो है निष्क्रिय गैसें जैसे कि आर्गन और नाइट्रोजन भरी जाती हैं ताकि वो तंतु की आयु में वृद्धि कर सके। इसी तरह से विद्युत फ्यूज होता है। विद्युत फ्यूज क्या है, ये एक तरह की सुरक्षा युक्ति है जो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग के समय बिजली के उपकरणों को बचाती है। जैसे ये आपका विद्युत फ्यूज है। अब इसके अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर हम एक तार लगा देते थे। ये तार जो है क्या होता है कि इसका जो गलनांक है थोड़ा कम होता है, तो जैसे ही अधिक मात्रा में विद्युत धारा आएगी तो ये तार यहाँ से टूट जाएगा और जो करंट सप्लाई है वो अंदर कम हो जाएगी। तो इसलिए जो है इसको आप किसी धातु का या मिश्रातु का तार का टुकड़ा लगा देते हैं जिसमें एक उचित गलनांक होगा, ताकि कोई भी जिसमें आपने घर में लगाया है या जहाँ पर भी लगाया है उसमें अधिक जब भी ऊर्जा जाएगी, विद्युत धारा जाएगी, तो ये उसको जाने नहीं देगा, पहले ही टूट जाएगा। ये भी ध्यान रखना है कि ये फ्यूज़ हमेशा लाइव श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, मतलब जिस तार में आपके करंट आ रहा है लाल रंग का उसमें लगाया जाता है। ठीक है, और इसकी जो क्षमता होती है वो थोड़ी सी अधिक होती है। जैसे कि अगर मेरे पास जो है 4.5 एम्पेयर करंट की ज़रूरत है एक कमरे के अंदर, तो मैं वहाँ पे 5 एम्पेयर का फ्यूज़ लगाऊंगा, ना कि वहाँ पर मैं 10 एम्पेयर का, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा करंट तो मेरे जितने भी अप्लाइंसेज हैं जो घर के अंदर हैं वो उसको बर्दाश्त कर लेंगे। अगर मैंने ज़्यादा का लगाया तो वो सब ख़राब हो जाएंगे। तो हम थोड़ा सा अधिक ले सकते हैं, कम बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमने कम ले लिया तो वो चलेगा नहीं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये भी एक और फ्यूज़ जो है उसका दिखा रखा है, और ये आजकल जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको कि हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स कहा जाता है, उसको MCB जो हम कहते हैं। ठीक है ना, इस तरह के फ्यूज़ आपने देखा होगा। ये आपके जो है इन्वर्टर वगैरह में आपने देखे होंगे ये फ्यूज़ जो होते हैं, तो ये आपने सबने नोटिस किया होगा। अब हम आते हैं प्रश्नों के ऊपर। जूल का विद्युत धारा का तापन नियम क्या है? तो जूल का विद्युत धारा का तापन नियम की बात करें तो आपको ये वाला फॉर्मूला के बारे में ही लिखना है, I²RT। इसी को लिखना है कि जूल के तापन नियम के आधार पे जो ऊष्मा होती है वो विद्युत धारा के जो है और प्रतिरोध के और समय के सबके अनुपाती होती है, और यही जो है विद्युत जूल का तापन नियम है। फ्यूज की तार विद्युत उपकरणों को कैसे बचाती है? इसमें हम जो है आप देख सकते हो, जो पीछे हमारी स्लाइड थी, फ्यूज़ की तार जो है ये वाला आप इसमें लिख लेना उत्तर के अंदर, कि जो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग के समय बिजली पूर्ण रक्षा करता है, और ये इसका जो है गलनांक कम होता है, जिस कारण से अधिक मात्रा में ऊष्मा आने पे ये टूट जाता है, जिससे कि वो अंदर अधिक ऊष्मा बिजली को जाने नहीं देता। ठीक है, उसके बाद में जो है हम देखेंगे तीसरा प्रश्न,
विद्युत लैंपों में तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का उपयोग ही क्यों किया जाता है? तो हमने बात की थी कि इसका जो गलनांक है वो इतना अधिक होता है 33-80 डिग्री सेल्सियस, जिस कारण से ये आसानी से जो है उपचयित नहीं होता, अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है ना। तीसरे प्रश्न के अंदर एक तो ये लिखना है, दूसरा आपको ये भी लिखना है कि इसके अंदर जो है हम दो गैसेस आर्गन या नाइट्रोजन ये भर देते हैं, जिससे कि ये लंबे समय तक चलता रहता है। लेकिन जो मेन बिंदु है वो यही है कि इसका गलनांक अधिक होता है, जिस कारण से अधिक बिजली होने पे, तापमान बढ़ने पे भी जो है ये गलता नहीं है, पिघलता नहीं है, उपचयित नहीं होता है। ठीक है। चौथा प्रश्न क्या है? फ्यूज लाइव तार से जुड़ा होता है, तो इसमें हमें लिखना है सत्य है। अब अगला जो प्रश्न है हमारा, उसमें आप देखोगे कि हमें एक न्यूमेरिकल करना है, जिसमें हमें ये बताना है कि किसने अधिक विद्युत ऊर्जा उपयोग करी। तो इसको समझने से पहले एक बार न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं। 250 वॉट का एक टीवी जो है 1 घंटे चलाया गया, या 1200 वॉट का एक विद्युत टोस्टर जो 10 मिनट चलाएगा। अब देखने से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 1200 वॉट का विद्युत टोस्टर जो है, क्योंकि भाई इसकी पावर जो है 1200 वॉट है, तो ये ज़्यादा ऊर्जा जो है ले रहा होगा। लेकिन क्या उत्तर में ऐसा है कि नहीं, देखते हैं। अब इसमें ये कुछ उत्तर मैंने आपके लिख रखे थे, अगर आपको इसमें देखने हो तो इनको देख लेना। ये आपके इसी में से लिए गए हैं जो पीछे आपकी स्लाइड है। ठीक है। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। टीवी सेट था कितने का? 250 वोट का, उसको मैंने किलोवाट आवर में बदल दिया तो 0.25 हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था। टाइम 1 घंटा था, तो हमें ऊर्जा निकालनी थी वो, तो उसको हमने क्या किया, P इंटू टी हमारा फॉर्मूला था, 250 इंटू 1 भाग में 1000 किलोवाट में यहाँ पे बदल सकते हैं। पहले बदला है तो 1000 से यहाँ पे भाग करने की जरूरत नहीं है। तो टीवी सेट हमारा कितनी ऊर्जा ले रहा है? 0.25 किलोवाट आवर। अब देखते हैं टोस्टर कितने ले रहा है। टोस्टर में 1200 वोट थी, तो उसको मैंने किलोवाट में बदल दिया, 1.2 हो गया। टाइम 10 मिनट था, तो उसको मेरे को घंटे में बदलना था, तो 60 से भाग कर दिया, 1/6 हो गया। तो 1.2 इंटू 1/6 तो 0.2 किलोवाट आवर। तो ये 0.25, ये 0.2, तो इसका मतलब कौन ज़्यादा ले रहा है? टीवी सेट। तो हमारा आंसर हो जाएगा टीवी सेट जो है ज़्यादा ऊष्मा लेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। देखने के लिए धन्यवाद। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब